नमस्ते दोस्तों, फंडा क्लिनिकल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम हमारी जो बची हुई दो स्टेप्स है यानी डी फॉर डिसेबिलिटी और ई फॉर एक्सपोजर, इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको कहना चाहता हूं कि ये चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो ये चैनल आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों चलिए आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारी जो डिसेबिलिटी की जो स्टेप है उसमें हम ये देखते हैं कि जो ब्रेन है यानी मस्तिष्क है उसका जो फंक्शन है वो कैसा है, और ये फंक्शन असेस करने के लिए हमारे पास 5 चीज़ें रहती है। तो वो क्या है? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पेशेंट का लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस कैसा है, और ये लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस आप कैसे देख सकते हैं। आपके पास एक रहता है ग्लासगो कोमा स्केल। तो दोस्तों, ये जो ग्लासगो कोमा स्केल है इस पर मैंने पहले ही एक वीडियो बनाया है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पे आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा आपके पास और एक मेथड रहती है कॉन्शियसनेस असेस करने के लिए, वो है AVPU। तो दोस्तों, ए का मतलब होता है अलर्ट, मतलब हमारे जैसा पेशेंट नॉर्मल है, अलर्ट है, तो वो ए में आता है। फिर रहता है वी का मतलब होता है वर्बल, मतलब जब पेशेंट हम उसे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं तभी वो रिस्पॉन्स करता है, तो उसे कहते हैं, वो आता है वी इस कैटेगरी में। फिर आता है पी का मतलब होता है पेन, जब हम पेशेंट को कोई पेनफुल स्टिमुलस देते हैं तो ही वो रिस्पॉन्ड करता है। और यू का मतलब होता है अनरिस्पॉन्सिव, मतलब पेनफुल स्टिमुलस देने के बावजूद भी पेशेंट कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं करता। तो दोस्तों, इस प्रकार हम लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को कैटेगराइज कर सकते हैं आइदर GCS से या फिर AVPU, ये जो स्केल है उसका उपयोग करके। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि पेशेंट के प्यूपिल्स कैसे हैं। पेशेंट के जो प्यूपिल्स है वो लाइट को किस प्रकार रिस्पॉन्ड करते हैं, जो प्यूपिल्स है उनका साइज़ कैसा है, या दोनों प्यूपिल्स जो है वो डायलेटेड है, या एक साइड का प्यूपिल डायलेटेड है एक साइड का नॉर्मल है। ये जो अलग अलग उसमें के जो कैटेगरीज है उसके हिसाब से फिर हम आगे का डायग्नोसिस कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये हो गया है प्यूपिलरी रिएक्शन। फिर आता है कि लिम्ब में पावर कैसी है, मतलब हमारे जो चारों जो हमारे लिम्स है, 2 अपर लिम्ब और 2 लोअर लिम्ब, उसमें पावर कैसी है, उसके हिसाब से पेशेंट को हेमीप्लेजिया हुआ है क्या, या उसे पैराप्लेजिया हुआ है या क्वाड्रिप्लेजिया हुआ है, इससे भी हमें बहुत सारी जानकारी मिल जाती है। फिर चौथी चीज़ हम ये देखते हैं कि मेनिंजियल साइंस। पेशेंट को अगर मेनिंजाइटिस है तो भी पेशेंट का जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो गड़बड़ हो सकता है, और ये जो मेनिंजाइटिस है उसे डायग्नोस करने के लिए कुछ मेनिंजाइटिस की साइंस रहती है जिसे मेनिंजियल साइंस कहते हैं। वो भी हम ये जो हमारी चौथी स्टेप है उसमें देखते हैं। फिर आखिरी जो चीज़ है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो है ब्लड ग्लूकोज। हाइपोग्लाइसीमिया भी एक बहुत ही कॉमन कारण है कोमा का, जो हमें मिस नहीं करना चाहिए। इसलिए ये हमारा आखिरी स्टेप है कि इसमें हम पेशेंट का जो ब्लड ग्लूकोज है वो डिटेक्ट करते हैं, और पेशेंट को कहीं हाइपोग्लाइसीमिया तो नहीं हुआ है, इससे हम उससे पहचान कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो डिसेबिलिटी की ये जो स्टेप है इसमें एक इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन भी हमें करना रहता है, और वो है CT स्कैन ऑफ ब्रेन, जिससे हमें बहुत सारी जानकारी मिल जाती है और हम पेशेंट के डायग्नोसिस तक पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार ये हो गया हमारा डी यानी डिसेबिलिटी का स्टेप। अब हमने ए देख लिया, एयरवे देख लिया, वो क्लियर है। हमने ब्रीदिंग का असेसमेंट कर लिया, हमने सर्कुलेशन का असेसमेंट कर लिया, हमने डिसेबिलिटी का भी असेसमेंट कर लिया, मतलब हमारे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जिससे जान जा सकती है उसका सारा हमने असेसमेंट कर लिया। उसके बाद हम आते हैं हमारी आखिरी स्टेप पे जो है ई फॉर एक्सपोजर। अब ऐसी जो चीज़ें हैं जो बच गई है देखना, वो हम ये स्टेप में देखते हैं। तो दोस्तों, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट हम ये जो देखते हैं कि पेशेंट का जो टेम्परेचर है वो क्या है। पेशेंट को अगर बहुत हाई ग्रेड फीवर है या फिर हाइपोथर्मिया है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो है हमें ये स्टेप में पता चल जाती है। फिर हम ये जो स्टेप है इसमें एब्डोमेन का भी एग्जामिनेशन करते हैं। हमने
रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम सबका एग्जामिनेशन हमने ऑलरेडी कर लिया है। और एक इम्पॉर्टेंट सिस्टम जो हमारी बच जाती है वो है एब्डोमेन, जो हम यहाँ पे एग्जामिन करते हैं। फिर हम क्या करते हैं कि पेशेंट के गरिमा का ध्यान रखते हुए हम पेशेंट के कपड़े निकाल के चारों तरफ से उसकी जो बॉडी है हम असेस करते हैं और कुछ ऐसे क्ल्यूज़ ढूंढने की कोशिश करते हैं जिससे हमें डायग्नोसिस तक पहुंचना आसान हो जाए। तो हम उसका जो स्किन है उस पर हमें कुछ इंपॉर्टेंट क्ल्यूज़ मिल सकते हैं, जैसे पेशेंट के बॉडी में कहीं रैश हो सकती है या उसके बॉडी पे कई बाइट मार्क्स हो सकते हैं, जैसे स्नेक बाइट हो गया या कोई इंसेक्ट बाइट हो गया, उसके मार्क्स वहाँ पे रह सकते हैं। पेशेंट को कुछ ऐसी जगह जैसे पेरिनियम हो गया, एक्सिला हो गया, ऐसी जो जगह है वहाँ पे इन्फेक्शन या एब्सेस हो सकता है जो हम अदरवाइज मिस कर सकते हैं। और आखिरी में अगर पेशेंट को कुछ वुंड्स है, कुछ इंजरी है, तो वो जो वुंड्स है उसका भी हम असेसमेंट करते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार ये जो आखिरी स्टेप है एक्सपोजर, इसमें हम ऐसी जो कुछ भी जो क्ल्यूज़ है जिसके कारण हम डायग्नोसिस तक पहुंच सकते हैं उसका सारा असेसमेंट हम ये स्टेप में करते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार आज का जो वीडियो है इसमें हमने जो आखिरी के स्टेप्स है डिसेबिलिटी और एक्सपोजर उसके बारे में डिस्कस किया। और इस प्रकार हमारा जो ABCDE ये जो हमारा असेसमेंट है वो पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आज का जो वीडियो है इसके बाद आपको ABCDE ये जो असेसमेंट है वो कैसे करते हैं आपको पता चल गया होगा। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़रूर आप अपने दोस्तों में इसे शेयर कीजिए। और ये चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों अगले वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।